अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर होस्ट शीबा गिल। प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद शीबा गिल के साथ आपके साथ मौजूद हैं। जो आज के हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, बेसिकली वो इंपोर्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं। बात करेंगे इन पर्टिकुलर इंपोर्ट्स पे और जो डॉलर इन्फ्लेशन चल रही है उस पर भी बात करेंगे। आपको तारुफ करवाती जाऊँ, ये हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी करंटली जो बिज़नेस कर रहे हैं IRC के नाम से इंपोर्ट कर रहे हैं टायर्स फॉर हैवी व्हीकल्स। सो आपको मिलवाते हैं अनदर देन मिस्टर फैसल शेख इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर वेलकम ऑन द शो। जी, बहुत शुक्रिया। सर शुरू करना चाहूँगी कि अभी जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी पे, इन पर्टिकुलर योर लाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शीबा आपका, आपने मुझे बुलाया और कुछ मौका दिया कि इस पे मैं बात कर सकूं। जी जहाँ तक करंट इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, उसमें एज एन इम्पोर्टर मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है हमारे लिए। उसकी दो वजूहात हैं। ये जैसे आपने पूछा कि डॉलर का जो एप्रिसिएशन हो रही है, डॉलर देखें, डॉलर की एप्रिसिएशन से सबसे पहले जो इफ़ेक्ट आता है जो इकॉनमी पे या एक आम कंज्यूमर पे, वो महंगाई बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है। अब जैसे जैसे डॉलर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कीमतें महंगी होती जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप एक्सपोर्टर से बात करें या कोई पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जो डॉलर बढ़ने से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, हमारा ये होता है। मगर आपको ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान में हम मैन्युफैक्चर करके कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके जो रॉ मटेरियल्स आते हैं वो भी पाकिस्तान में नहीं बनते, वो हम इंपोर्ट करते हैं। जब हम रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं तो हाई डॉलर रेट पे वो इंपोर्ट करते हैं, वो हमारी वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, देन हाउ आर वी गोइंग टू बी एबल टू कम्पीट विद इंटरनेशनल मार्केट। हमारी अल्टीमेटली जो इफेक्ट आता है वो फॉर द टाइम बीइंग, तो हमें पता है ना कि हमने अगर $20 की चीज़ बेची है, पहले हमारा 150 का डॉलर था तो हमारे पे 300 रुपये आ गया, 3000 रुपये आ गया। मगर अब हमारा 176 आ गया, तो हमारे तो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। मगर ये नहीं हमें अंदाज़ा होएगा कि लॉन्ग रन में जाके हमें वही जो $20 की चीज़ बनाने में जो अखराजात आएंगे, हो सकता है हमें वो $21 आए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हाई डॉलर रेट। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसी मेकर्स को ये ज़रूर चाहिए कि सिर्फ एक ही तरफ ना देखें कि हमने अपना इकॉनमी को संभालने के लिए या फ्री फ्लोट कर दिया डॉलर को। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। फिर साहब इस चीज़ में मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे आप बता रहे थे कि कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं इन पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स मंगवाना पड़ते हैं, बट बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान की अपनी है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लें, कोविड में और अभी करंटली भी बड़ा अच्छा बिजनेस भी जा रहा है, एक्सपोर्ट के अच्छे ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद हैं और वो पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है, कपास से लेके उसके फाइनल प्रोडक्ट तक जो है। तो फिर उससे तो स्टेबल होना चाहिए, फिर डॉलर में इन्फ्लेशन उस तरह से नहीं आनी चाहिए जो फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं। इसमें मैं तो यही कह सकूँगा, आपने जैसे कपास की बात की, जैसे कॉटन की बात की, हमने कॉटन एग्रीकल्चर से उठा के एक्सपोर्ट तो नहीं कर देनी कॉटन को। हमने वो कॉटन का हमने उसका पहले धागा बनाना है, फिर उसमें वैल्यू एडिशन करनी है ना। तो जब आप वैल्यू एडिशन करेंगे तो उसको फॉर एग्जांपल आप अगर जो मैक्सिमम उसकी वैल्यू एडिशन है वो उसका गारमेंट बना के हमने भेजना है। जब तक आप गारमेंट बनाते हैं तो उसका कपास से पहले उसका धागा बनना है, धागे से कपड़ा बनना है, कपड़े के बाद उसकी फिनिशिंग डाइंग होएगी, डाइंग के बाद स्टिचिंग होएगी। हाँ, अपना काम। मगर इस सारे जो प्रोसेस करने में आपके जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, इवन जो डाइंग, इवन जो कलर्स, जो पिगमेंट्स, ये आप जब इस पे लगाते हैं वो भी तो इम्पोर्टेड है, वो पाकिस्तान में कहाँ बनते हैं। जो इसका जितना भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस का एक मेजर परसेंटेज जो है वो आपका जो रॉ मटेरियल्स का, वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स हैं। और उसके अलावा जब ये तो हो गया कि आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, आपकी जो महंगाई ज़्यादा होने की वजह से आपके जो लेबर, आपका जितने भी स्टाफ,
आपका जो वर्कर्स हैं उसके भी उनकी भी जो सैलरीज आपको महंगाई बढ़ने की वजह से अब वो मिनिमम वेज मेरा ख्याल में 25,000 हो गई है। तो वो जब आपने मिनिमम वेज भी बढ़ा दी है, आपने आपके सैलरीज भी आपको बढ़ानी पड़ेंगी अल्टीमेटली। तो आपकी अगर डॉलर प्राइस बढ़ रहा है, हमारी प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट में जा रही है, उसके अगर 10-15% चीज़ें जैसा आपने जिक्र किया केमिकल्स और एक्सेट्रा, ये हम अगर इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो उसमें से 70-80% जो है वो हमारी अपनी लेबर, अपनी प्रोडक्शन और अपनी फाइनल प्रोडक्ट जा रही है। सो दैट मींस अर्निंग भी तो बढ़ी है एक्सपोर्ट अर्निंग। मगर आप उसका कंपैरिजन देखें ना, रेशो कुछ हो सकता है कि इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल का और फाइनल प्रोडक्ट का जो रेशो वो कम है, और दूसरी तरफ आके देखें कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए, बिजली भी तो महंगी हो रही है। हमारी बिजली बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो कि हाइडल पे नहीं चलती, थर्मल पे चलती है, और वो और जो आपके जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं वो उससे अल्टीमेटली हमारी बिजली भी महंगी हो रही है। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ रही है आपकी महंगाई होने की वजह से, जिसकी वजह से मेरा ख्याल में ये एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय थोड़ा सा इसमें इफेक्ट आ सकता है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, मगर ऐसे आ सकता है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने पूछा था ये कपास के बारे में, टेक्सटाइल के बारे में, हमारे अगर कॉटन का एक एग्जांपल देख लें, कॉटन में हमारी जो आज से 15 साल पहले प्रोडक्शन थी, जो हमारी पर एकड़ जितनी भी कैपेसिटी हम उगाते थे, वो आज भी उतनी है। और पूरी दुनिया में देख लें, वो हाइब्रिड सीड्स और पता नहीं नए नए R&D के साथ वो उसी एकड़ में डबल प्रोडक्शन करते हैं, और हमारी आज जो 15 साल पहले जो प्रोडक्शन थी आज भी उतनी ही है, बल्कि वो कम हो जाती है, और हर साल हमें कॉटन भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। जैसे चीनी का एग्जांपल देख लें, हमने चीनी पहले एक्सपोर्ट कर दिया, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, अपना ये कॉटन जो आपने हमारा बेसिक हमारा एक स्ट्रेंथ थी कि हम कॉटन बेस्ड कंट्री हैं, जब हम कॉटन भी इंपोर्ट करेंगे तो फिर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट किधर जाएगी? नहीं प्रोफेसर साहब, इसमें मेजर फ्लॉज जो हैं वो आपको कहाँ पे नज़र आते हैं? बिकॉज जो अभी जिक्र भी किया कि हमने पिछले 15-20 साल में जितनी प्रोडक्शन थी उतनी प्रोडक्शन अभी तक है, हम एक एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, फिर हम इस पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हो जब हमें पता है कि अगर थोड़ा बहुत काम इसका मिल रहा है हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम विद द डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ द वर्ल्ड हमें भी खुद को इसमें मेजर फ्लॉ तो यही है कि पॉलिसी मेकिंग, आपके जो पॉलिसी आपकी डिसीजन मेकिंग इस तरह हो जो R&D बेस्ड हो, और R&D बेस्ड कभी भी पब्लिक सेक्टर अकेला नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो प्राइवेट सेक्टर को साथ इन्वॉल्व करे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही गाड़ी आगे चल सकती है। खाली पब्लिक सेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, खाली प्राइवेट सेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। ख़ास तौर में पूरी दुनिया में R&D जो है वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, एजुकेशन, एकेडेमिया और इंडस्ट्री के लिंकेज के साथ होता है, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में लैक करता है। जी जी ठीक है सर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर फोकस किया जाए एग्रो सेक्टर के ऊपर तो कौन से मेजर सेक्टर्स हैं जिनको सपोर्ट मिलेगी? जैसा हमने देखा शुगर का बहरान, फिर हमने आटे का बहरान, इस तरह के मामलात हमें हर साल में देखिए हमारे पास जैसे हमारे अगर स्ट्रेंथ्स देखी जाए, जो हमारे फ्रूट्स बहुत पॉपुलर हैं पूरे, हमारा जो चौंसा मैंगो है वो बड़ा पॉपुलर है, हमारा ये कॉटन में हम काम कर सकते हैं, R&D में काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने राइस पे बहुत काम कर सकते हैं। के बागात उखाड़ रहे हैं रादर देन कि हम हाँ, प्लांटेशन तो यही तो मैं कह रहा हूँ, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में कमी है। आप राइस को देख लें, हम हमेशा वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। हम बासमती बेसिकली हमारा ब्रांड है, बासमती राइस हमारे पाकिस्तान में उगता है, मगर हम चावल जितने भी एक्सपोर्ट करते हैं बहुत देखें, गिविंग अ ब्रांड टू अ जेनेरिक प्रोडक्ट इज आल्सो वन ऑफ द वेज टू ऐड वैल्यू टू योर प्रोडक्ट। ठीक है, आप ब्रांड बनाने, उसको प्रमोट करना, बेसिकली मैं समझता हूँ हम अपनी मार्केटिंग में कमज़ोर हैं।
हमारे हम मार्केटिंग के अलावा प्रोडक्शन भी तो नहीं है उस तरह से, अगर देखा जाए हम अपने हमसाया ममालिक की अगर इंडिया की देखें, वो हमसे, मैं आपको वो पिंक सॉल्ट की मिसाल देख लें, वो पिंक सॉल्ट हमारे से लेके वो अपना ब्रांड करते हैं और फिर आगे वो डबल ट्रिपल अमाउंट में बेचते हैं। इससे यही जाहिर होता है ना कि वी एज ए नेशन वी लैक मार्केटिंग स्किल्स। हम पाकिस्तान को नॉन सीरियस प्रॉब्ली, आप इसको नॉन सीरियस कह लें, आप इसको लैक ऑफ एजुकेशन कह लें, या आप इसको नॉन कमिटमेंट कह लें, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मगर जो आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, हमें मार्केटिंग करना नहीं आता, हमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहिए, हमें अपने ब्रांड की तरफ को प्रमोट करना, हमें पाकिस्तान एज अ ब्रांड को प्रमोट करना है। हमें अगर जिस दिन हम पाकिस्तान एज अ ब्रांड को प्रमोट करने में कामयाब हो गए, उस दिन हमारी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सर कब हम इनिशिएटिव कब लेंगे, आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कब से स्टार्ट कर रहे हैं? हम तो अगर चेंबर ऑफ कॉमर्स में देखें, चेंबर ऑफ कॉमर्स में हम बैठ के हमारा जो जब से हमारे पार्टी ने, जो अलायंस ने ये इसको संभाला है, हमारा सबसे पहला काम ये किया था कि हमने लाहौर के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। हमने लाहौर एज अ ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं इसी तरीके से, जिसमें हमने उसमें सॉफ्ट साइड दिखानी है, हमें बेसिकली पाकिस्तान की सॉफ्ट साइड दिखानी है, हमें टूरिज़्म के ऊपर बहुत काम करना है। अब अगला सवाल आ जाता है कि टूरिज़्म क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। हमें अपनी सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है। हमने टूरिज़्म सेक्टर इतना आप कह लें कि उसमें पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है उसमें कि खाली बहुत सारे दुनिया में ममालिक हैं जो कि सिर्फ उनकी इकॉनमी चलती ही टूरिज़्म पे। तो पाकिस्तान में तो इतना पोटेंशियल है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमें और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे उसको प्रमोट करना चाहिए, सिर्फ ये ट्रेडिशनल सेक्टर्स को नहीं प्रमोट करना चाहिए। जैसे आईटी सेक्टर है, इंडिया के बहुत बड़ी परसेंटेज एक्सपोर्ट्स की जो रेवेन्यू आता है वो आईटी से आता है, और हम आईटी में बहुत पीछे हैं। वो यही वजह यही है कि उसको हम सही प्रॉपरली प्रमोट नहीं कर पा रहे। सर गवर्नमेंट का जो स्टैंस है कि और बेहतर भी है कि इंपोर्ट्स को हमने डिस्करेज करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए, और एज बिजनेस पर्सन आप इसको किस तरह देखते हैं? इन पर्टिकुलर आपका इंपोर्ट बेस्ड बिजनेस है, उस पर क्या ड्यूटीज़ के हालात हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कैसी है? इसमें मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल हमें इंपोर्ट्स कम करनी चाहिए, बिल्कुल गवर्नमेंट का स्टैंस ठीक है, मगर इस स्टैंस पे आने के लिए, इसको इंपोर्ट्स को कम करने के लिए हमें गवर्नमेंट को, हमें अपने पाकिस्तान में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है। जब तक हम अपनी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे, हम किस तरह इंपोर्ट्स कम कर सकते हैं? और हमारे मैं आपको अपनी प्रोडक्ट की एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारे टायर में मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, उनमें से एक कैटेगरी है टायर की, वो ट्रक और बस टायर जो ट्रांसपोर्टर्स यूज़ करते हैं। वो उसमें तकरीबन जो डिमांड है ट्रक बस टायर की पाकिस्तान में, वो है 3 मिलियन टायर्स एवरी ईयर। अच्छा, ये मैं रेडियल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जो रेडियल टायर्स जो पाकिस्तान में नहीं बनते, पाकिस्तान में नहीं बनते, और 3 मिलियन टायर्स की एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली एवरेज डिमांड है, जिसमें हम इंपोर्ट करते हैं तकरीबन 0.3 मिलियन, यानी कि 10% इंपोर्ट होती है। अच्छा, इसमें कोई लोकल प्रोडक्शन नहीं है। जो 2.7 मिलियन शॉर्टफॉल है वो स्मगलिंग से पूरा होता है। अब ये देखिए कि अगर ये स्मगलिंग बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं? स्मगलिंग बढ़ने की वजूहात यही होती हैं कि आपके टैक्सेस और ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो बचाने के लिए लोग दूसरा ग्रे सेक्टर यूज़ करते हैं, और स्मगलिंग। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंपोर्ट्स को कम करने, ये मैं आपको एक कैटेगरी की एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी बाकी और कई ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी। इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए इस पे रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी है। पिछली गवर्नमेंट ने भी इस पे 10% लगाई थी, और इस गवर्नमेंट ने वो 10% से 15% और ऐड करके 25% कर दिए। अब रेगुलेटरी ड्यूटी की अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, रेगुलेटरी ड्यूटी उन प्रोडक्ट्स पे लगाई जाती है जो
आपके मुल्क में बनती हैं, अपनी इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करने के लिए जी। आप उन प्रोडक्ट्स पे रेगुलेटरी ड्यूटी लगा देते हैं जो इंपोर्ट हो रही हैं, ताकि आपके लोकल प्रोडक्शन को वो अफेक्ट ना करें। जब आप मगर इस केस में जो कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ट्रक बस के रेडियल टायर्स, इस केस में ये है कि उस कैटेगरी पे 25% ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई है जिसकी लोकल प्रोडक्शन ज़ीरो है। सिर्फ एक कंपनी अभी तक जॉइंट वेंचर किया है पाकिस्तानी लोकल कंपनी के साथ, चाइनीज़ कंपनी ने, कि वो यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे और वो करेंगे, और अभी उसकी वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है। इसको प्रोडक्शन में आते आते इसको फर्स्ट बैच निकालते निकालते 2 साल लग जाएंगे। 2 साल लग जाएंगे, और वो भी उनकी जो फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन आनी है वो 0.6 मिलियन एक्सपेक्टेड है पर ईयर। हालांकि शॉर्टफॉल 2.7 मिलियन है, यानी कि अबाउट 2.1 मिलियन का शॉर्टफॉल फिर भी रहेगा इस फैक्ट्री के आने के बावजूद 2 साल बाद। अब आप ये बताएं कि अगर आप फिर मैं ये कहूँगा कि हमारी पॉलिसीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, हमारे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है। जो पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि स्टेक होल्डर्स को साथ में लाएं, कि हम ज़रूर चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियां लगें, मगर पहले लगें तो सही, तब आप इस पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाएं। आपने पहले ही लगा दी है और आपने पहले ही इसमें एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी हैं, आपने एडिशनल टैक्सेस लगा दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ। अब ये बताएं कि जो लास्ट फिस्कल ईयर का 2.7 मिलियन का शॉर्टफॉल है, 2.7 मिलियन इन नंबर्स ऑफ टायर्स, वो कैसे पूरा होगा? वो स्मगलिंग से पूरा होगा। और कौन सपोर्ट करता है? स्मगलिंग भी तो किसी तरीके से किसी सपोर्ट से ही आ रही है ना। हम हमेशा ये बात कहते हैं और सुनने को भी, और फैक्ट्स एंड फिगर्स में भी आपको इसके न्यूमेरिक ऑर्डर में भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि हाँ जी इतनी प्रोडक्ट जो है वो स्मगल हो रही है। राइट, जो एक LCCI का स्लोगन भी है, और हर टैक्स पेयर जो है, फाइलर लोग जो है, उनको FBI इतना तंग करती है, स्मगलर्स को कोई क्यों नहीं पकड़ता? और जो वाया है और जो प्रोविजंस है वहाँ पे, वो उसको फैसिलिटेटर कौन है? इसमें ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि फैसिलिटेटर तो ज़ाहिर है पैसे फैसिलिटेट करते हैं, मगर सेकेंडली अगर इसको टेक्निकली देखा जाए, रीजन के हिसाब से हर रीजन में जो उनकी कस्टम ड्यूटी और उनका जो टैरिफ रेट्स हैं वो सेम होते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको चाहिए कि जैसे हमारा स्मगलिंग कहाँ से होती है, या ईरान से होती है या अफ़गानिस्तान के ज़रिए होती है। तो अफ़गानिस्तान और ईरान का जो टैरिफ स्ट्रक्चर है, जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है, वो पाकिस्तान के साथ मैच करना चाहिए। अगर इन ममालिक का पाकिस्तान के साथ मैच कर जाएगा तो ऑब्वियसली फिर उधर माल मंगवाएंगे या इधर माल मंगवाएंगे तो वो कोई ड्यूटी में कोई स्मगलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि उनको स्मगलिंग डिस्करेज हो जाएगी स्मगलिंग। सेकेंडली, अगर पाकिस्तान का ज़्यादा है और उनका कम है और वो ज़्यादा नहीं कर सकते, तो फिर पाकिस्तान को चाहिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि अपना टैरिफ स्ट्रक्चर और अपना ये कस्टम ड्यूटीज़ और सब कुछ उनके मुताबिक लेकर आएँ, ताकि ये स्मगलिंग तो बंद हो। सब जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिजनेस पर्सन है, उनको उनसे कितनी मुशावरत रखते हैं? उनसे बिल्कुल भी मुशावरत नहीं करते, बहुत कम मुशावरत। जैसे हमारा, मैं फिर अपने मिसाल लेता हूँ अपनी प्रोडक्ट की। हमारी जो एसोसिएशन है वो कई दफ़ा उनके साथ मुलाकात कर चुकी है और उनको सारी प्रेजेंटेशन दे चुकी है कि ये वजूहात हैं, और इस के तरीके से आपकी स्मगलिंग बढ़ेगी, इस तरीके से आपका रेवेन्यू कम होगा। जब आपकी इंपोर्ट्स कम होगी, स्मगलिंग बढ़ेगी, तो उनका रेवेन्यू अल्टीमेटली कम होता है। और सेकेंडली, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑलरेडी, जैसे ये तो मैंने ये वाली जो कैटेगरी ट्रक बस की बताई थी, अगर आप लाइट ट्रक की कैटेगरी में देख लें, उसमें जो लोकल प्रोडक्शन है, उसमें मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहूँगा। उसमें जैसे 4.5 मिलियन टायर्स पर ईयर की इसमें डिमांड है पाकिस्तान में। उसमें जो इंपोर्ट हो रहा है वो 1.45 मिलियन हो रहा है,
और जो लोकल प्रोडक्शन हो रहा है वो सिर्फ 0.5 मिलियन 0.6 मिलियन हो रहा है। अब वो जो लोकल प्रोडक्शन हो रही है बाकी सारी स्मगलिंग पूरी करती है, 70% का 2.5 मिलियन जो है वो सारी स्मगलिंग पूरा करती है। अब वो ये होता है कि जब लोकल प्रोडक्शन लोकल जो फैक्ट्रीज वाले हैं जो कि गिनती के हैं 3-4 ही हैं, वो जब देखते हैं कि गवर्नमेंट उन पे ड्यूटीज बहुत लग रही है, टैक्सेस लग रहे हैं, वो भी अपनी प्राइसेस बिला वजह बढ़ा लेते हैं। अब ये पिछले 6 महीने में जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने 30 से 40% प्राइसेस अपनी इंक्रीज कर दी हैं। हालांकि कंज्यूमर को तो फ़ायदा तब होना वो सारी ड्यूटीज़ लगाने से कि उनको वो सस्ती प्रोडक्ट मिले जो लोकली मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्ट, मगर वो लोकली मैन्युफैक्चरर्स ने भी 30 से 40% अपनी प्राइसेस बढ़ा ली हैं। अल्टीमेटली नुकसान किसका है? कस्टमर्स का। अल्टीमेटली नुकसान किसका है? सारा बर्डन किस पे आए? आवाम के ऊपर। बिल्कुल सही है सर। आवाम से डायरेक्टली लिंक्ड गवर्नमेंट, पिछले 3 साल में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अगले जो 1.5-2 साल है उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में, और ये सारे जो हालात हम देख रहे हैं, फिर पैंडेमिक की सिचुएशन रही? देखें पिछले 3 साल में पहले तो मैं ये मतलब थोड़ा सा बता दूं कि हम जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, हमारा ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता, हम किसी के साथ एफिलिएटेड नहीं है। हम तो हमें तो चाहिए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, जो करें हम उसके साथ हैं। पिछले अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 साल में हमारी ये जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी इतनी बिजनेस फ्रेंडली नहीं रही। हाँ, वो कह सकते हैं कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे बड़ी मराद दी हैं, या उन्होंने कुछ ऐसे लोन्स ऐसी स्कीम्स निकाली हैं जो कि बिजनेसेस को वर्किंग कैपिटल देंगी। मगर अगर आप उनको थोड़ा सा डीपली जायज़ा लें तो जो भी वर्किंग कैपिटल या जो भी मशीनरी इंपोर्ट या एक्सपेंशन के लिए उन्होंने लो मार्कअप रेट पे लोन्स निकालें, वो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बिजनेसेस एक अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। अगर आप कहें कि आप कोई नया स्टार्टअप्स हैं या कोई नए बिजनेसेस हैं या कोई स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो अगर इस चीज़ से लो मार्कअप रेट से फ़ायदा उठाना चाहें तो वो स्कीम्स उनके लिए नहीं है। वो सिर्फ हैं जो एक एस्टैब्लिश्ड अच्छे लेवल पे काम करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, जिन सेक्टर्स को ये मराद दे रहे हैं जैसे प्रॉपर्टी है या कंस्ट्रक्शन है, ठीक है कंस्ट्रक्शन के साथ बहुत सारे इंडस्ट्रीज लिंक्ड हैं, मगर उसमें यह है कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो बेसिकली एक नॉन डेवलपमेंटल सेक्टर है। इससे आपकी एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं बढ़ती जनरेट होती जो कि डेवलपमेंटल सेक्टर्स के उसमें होता है। तो इनको जिस तरह इन्होंने प्रॉपर्टी और इस पे कंस्ट्रक्शन पे मराद दी हैं, इस तरह उन्हें और भी सेक्टर्स को भी देखना चाहिए। सर यूथ के बारे में क्या ख्याल है? उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और जो पोस्ट कोविड सिचुएशन एंड सो ऑन अगेन द पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, कोविड सिचुएशन हो या पोस्ट कोविड सिचुएशन हो, हर सिचुएशन अपने साथ कोई किसी किस्म का भी जो सिनेरियो चल रहा होता है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और उसमें थ्रेट्स भी होते हैं। अब यूथ को या हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी या हमारे लोगों को पे डिपेंड करता है कि वो उसको अपॉर्चुनिटीज़ एज ए कंसिडर करें या एज ए थ्रेट कंसिडर करें। अब बहुत सारे ऐसे मैं समझता हूँ बिजनेसेस हैं जो कि कोरोना ये कोविड के दिनों में वो बिल्कुल ही रह गए, ख़त्म हो गए, और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि नए जनरेट हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको इसको एज एन अपॉर्चुनिटी पकड़ के एक्सप्लोर किया है, और वो सरवाइव के अलावा वो ग्रोथ। तो मैं ये समझता हूँ जो हमारे यूथ है या हमारे जो नए काम करने के लिए हमारा तो एंटरप्रेन्योरशिप से ताल्लुक़ है ना, हमारा बिजनेस से ताल्लुक़ है, जो भी नया बिजनेस करना चाहते हैं वो कोई ऐसे सेक्टर्स पकड़ें ऐसे, क्योंकि दुनिया इस वक्त एक कंप्यूटर के अंदर रह गई, बल्कि अपने आपके मोबाइल फ़ोन में आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं कि जो आपके नए नए सेक्टर्स, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आप लेकर आएँ और उसमें आप एक्सप्लोर करें और उसमें आप ग्रोथ ले सकते हैं इंशाल्लाह। सर योर लास्ट मैसेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो फॉर
द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल बिजनेस के पाकिस्तान में जो ये इतने एवरीडे जो आपके चेंजेस आ रहे हैं, फिर इकोनॉमी पे कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस पे कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, देखिए और मैं किस तरह तो सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल इसकी सस्टेनेबिलिटी तभी पॉसिबल है जैसे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नंबर वन उनको स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत के साथ अपनी पॉलिसीज़ डेवलप करनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जो भी पॉलिसी वो बनाएं वो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब तक आपकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं रही, ये नहीं हो कि आज इन्होंने काइबोर रेट 7% कर दिया है और महीने बाद उसका काइबोर रेट 8 पॉइंट कुछ कर दिया है, तो वो आप प्लानिंग ही नहीं कर सकते। तो जो भी नंबर वन पॉलिसी मेकर्स को स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके पॉलिसीज डेवलप करनी चाहिए। सेकेंडली उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होएगी उतनी देर तक आप प्रॉपरली काम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फैसल साहब, आपका वक्त निकालने का, एंड वी विश वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस एंड अपकमिंग थिंग्स के शायद इस टेन्योर में गवर्नमेंट के साथ कोई अच्छी जंक्शनिंग हो सके, सो वी कैन वर्क ऑन टू द बेटर पॉलिसीज। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफ़िज़।